तो प्रशांत किशोर ने जब अपनी दावेदारी की और ये फैसला हुआ कि जन स्वराज की ओर से उम्मीदवार दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से सब लोगों को बड़ी हैरानी हो रही थी इस बात को लेकर कि ये तो एक गढ़ माना जाता है भाजपा का। अभी चुनाव में आपकी सभी सीटों पर हार हुई है, तो कहीं वो एक बड़ा जोखिम ले रहे हैं। आप देखेंगे कि राजद को जो वोट मिला है वो पिछले चुनाव से काफी 1/4 हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके वोट भी गए हैं, प्रशांत किशोर को मिले हैं। यहाँ प्राथमिकता हमें लग रही है इस बात की कि वोटरों ने ये दी कि बीजेपी को हर हाल में हमें परास्त करना है, पराजित करना है। जबकि आप देखेंगे कि पिछले चुनाव में पूरे बिहार में वोटिंग परसेंट बहुत अच्छा रहा था, लेकिन बांकीपुर में औसत प्रतिशत की तुलना में कम था। सेंटर में भी भाजपा है और इसके बावजूद हार मिली, तो इसके पीछे लोगों के मनोभाव और जो दूसरे मुद्दे रहे, मुझे लगता है कि उन सब को जोड़ के देखने की जरूरत है। पिछले कई दिनों से जिस उपचुनाव की चर्चा मीडिया में थी और बहुत जगह पर चल रही थी, उस बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। वहां से प्रशांत किशोर जो जन स्वराज पार्टी के संस्थापक है और पूर्व रणनीतिकार खुद को बताते हैं, वो अब भारी मतों से बांकीपुर का उपचुनाव जीत चुके हैं। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि ये जो सीट है वो अभी नियुक्त हुए भाजपा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी और वहां पर पिछले कई सालों से या फिर पिछले 10 चुनावों से नितिन नवीन और उनके परिवार के सदस्य वहां से चुनकर आ रहे थे। लेकिन अभी प्रशांत किशोर ने इस सीट पर जीत दर्ज की है, उपचुनाव में इस चुनाव में जीत दर्ज की है। तो इस उपचुनाव की बात करना बहुत विशेष हो जाता है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ है अजय कुमार सर। अजय कुमार जी से बात करने का ये विशेष अवसर इसलिए भी है क्योंकि वो पिछले 30-40 सालों से बिहार से, पटना से पत्रकारिता कर रहे हैं और उनका इस चुनाव के बारे में विश्लेषण सुनना हमारे लिए बहुत अभिमान की बात है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू निखिल। सर, जैसे कि मैं कह रहा था कि ये पिछले कई सालों से भाजपा का गढ़ रहा है, गढ़ माना जा रहा है, लेकिन चुनाव के नतीजे देखने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया इस चुनाव को लेके क्या है? क्या ये कोई बड़े बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं? निश्चित रूप से निखिल, हम लोग आएंगे। बड़े बदलाव वो क्या क्या किस तरह से हो रहे हैं या दिख रहे हैं, उसके लक्षण किस रूप में हम देख पा रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि ये धमाकेदार एक एंट्री है बिहार के पॉलिटिक्स में। अभी 8-9 महीने पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, आम चुनाव जो हुए थे विधानसभा की 242 सीटों के लिए, उसमें जन स्वराज के 240 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। तो आप उस कंटेक्स्ट में देखिए, उस पृष्ठभूमि में देखेंगे तो ये एक धमाकेदार जीत इसलिए भी है कि खुद प्रशांत किशोर जो जन स्वराज को खड़ा करने वाले नेता हैं, प्रमुख हैं उस पार्टी के, और उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। जब उपचुनाव की घोषणा हुई और प्रशांत किशोर के लड़ने की जब बात सुनी जा रही थी, तब तरह तरह की बातें हो रही थी कि ये शायद बहुत बड़ा जोखिम ले रहे हैं प्रशांत किशोर, इसलिए कि 1995 में यहाँ से नितिन नवीन के पिता थे दिवंगत नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, और वो लगातार जीते 2005 तक। उनका बीच में निधन हो गया उस चुनाव में, तो उस उपचुनाव में उनके बेटे नितिन नवीन चुनाव जीत कर आए और उसके बाद से लगातार वो अब तक 2025 के चुनाव तक जीतते रहे। तो निश्चित रूप से एक था, ये इस रूप में देखा जा रहा था कि नितिन नवीन के पिताजी रहे हैं, और उस सीट का जहां तक प्रश्न है को इक्वेशन, एक तो शहर की सीट है, शहरों में आमतौर पर माना जाता है कि उस कंस्टिट्यूएंसी में जो वोटर होते हैं, शहरी वोटर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये सब लोग बीजेपी के नेचुरल सपोर्टर होते हैं। तो इस लिहाज से प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी को लेकर काफी हैरानी के साथ देखा जा रहा था कि वो ऐसा फैसला क्यों कर रहे हैं, जबकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें तो लगातार एक अच्छे खासे मार्जिन से बीजेपी यहाँ से सीट पर जीतती रही है। पिछले चुनाव की जहां तक बात करें 2025 की, नितिन नवीन को तकरीबन
97,000 वोट मिले थे। और ठीक उनके जो नीचे उम्मीदवार थी राजद की, जो लालू प्रसाद की पार्टी है, उन उस प्रत्याशी को वोट मिला था 40+, मतलब 43 के आसपास उनको मिला था वोट। तो आप देखिए कि इतना बड़ा डिफरेंस था, इतना बहुत ही बड़ा एक गैप था विनिंग और सेकंड के बीच। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो प्रशांत किशोर ने जब अपनी दावेदारी की और यह फैसला हुआ कि जनसुराज की ओर से उम्मीदवार दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से सब लोगों को बड़ी हैरानी हो रही थी इस बात को लेकर कि ये तो एक गढ़ माना जाता है भाजपा का, और वहां पर यह जोखिम लेना, अभी चुनाव में आपकी सभी सीटों पर हार हुई है, तो कहीं वो एक बड़ा जोखिम ले रहे हैं। तो इसका क्या परिणाम होगा चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब आप देखें कि जिस हिसाब से नतीजे आए हैं उसमें प्रशांत किशोर को, जनसुराज को, और बिहार में एक विपक्ष की पार्टियों के भीतर विपक्ष में एक नया सेंटर एक इसके जरिए क्या खड़ा हो सकता है आने वाले दिनों में, ये भी एक देखने वाली बात होगी। जी सर, आपने विपक्ष का यहाँ पे संदर्भ दिया है, तो मैं उसी से लेकर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो अभी का विपक्ष है बिहार में, जो अभी अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव है, क्या अपोजिशन पार्टी की जगह या फिर अपोजिशन की जगह अभी प्रशांत किशोर या फिर उनकी जनसुराज पार्टी ले सकती है? उनकी एक जीत से उस पार्टी में उस पार्टी का रुतबा इतना बढ़ सकता है? देखिए, जहां तक विपक्ष की बात है उसमें तो आप निश्चित रूप से प्रशांत किशोर भले एक सीट पर चुनाव उनकी जीत हुई हो, एक सीट पर, लेकिन वो सीट ऐसी है जिसको मुझे लगता है कि पूरे देश भर में चर्चा होगी। नितिन नवीन अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी सीट थी, वो रोड शो यहाँ आके उन्होंने किया था, 3 रोड शो हुए थे, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यक्रम हुए थे, फिर 40 स्टार प्रचारक बांकीपुर में चुनाव में आए थे और वो प्रचार कर रहे थे। जो अभी हाल में भोजपुरी फिल्मों के गायक और अभिनेता पवन सिंह, जो बीजेपी में अभी शामिल हुए हैं और उनको उच्च सदन में लाया गया है, उनकी मीटिंग हुई, मनोज तिवारी आए थे, जो बाकी आप स्थानीय बोल सकते हैं कि सांसद, विधायक, ये सारे लोग, तो एक बड़ी फौज जो बीजेपी की पूरी रणनीति होती है चुनाव जीतने की, उस हिसाब से भरोसा लोगों को नहीं हो पा रहा था कि चुनाव में भाजपा के सामने इस तरह का परिणाम आएगा। तो लेकिन जहां तक बात आपने कही कि इस पे विपक्ष को कैसे आप देखते हैं, तो देखिए, विपक्ष ऐसे ही भी आप 25 सीटों के साथ विपक्ष या राजद, वो अभी विधानसभा में है, तो निश्चित रूप से विधायकों की संख्या के हिसाब से वो ताकत घटी है। लेकिन मसला ये है कि आप भले संख्या में कम हो, विपक्ष उन मुद्दों को कैसे सामने लाता है और उस पर लड़ाई लड़ता है, ये अहम बात होती है। सड़क से अपने विधानसभा तक उस लड़ाई को कैसे सिंक्रोनाइज करता है और उस पर आवाज उठाता है। प्रशांत किशोर के जीत से ये जरूर है कि विपक्ष को एक ताकत मिलेगी, और ये इस रूप में ताकत मिलेगी कि उसे लगेगा, उसे लग भी रहा है कि बीजेपी का जो चुनाव में अपराजय नहीं हारने की जो एक छवि बनी हुई थी, उसको आप परास्त कर सकते हैं। आप तो बिहार में अभी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी सम्राट चौधरी है, सेंटर में भी भाजपा है, और इसके बावजूद हार मिली, तो इसके पीछे लोगों के मनोभाव और जो दूसरे मुद्दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उन सब को जोड़ के देखने की जरूरत है। जी सर, आपने मुद्दों की बात की। हर इलेक्शन में इलेक्शन का कोई ना कोई बड़ा मुद्दा होता है। बिहार के इस बांकीपुर के उपचुनाव में ऐसे कौन से मुद्दे थे जिनके इर्द गिर्द ये चुनाव लड़ा गया और उन्होंने कैसे इस चुनाव को प्रभावित किया है? बिल्कुल निखिल, आप देखेंगे कि सबसे पहले तो एक कैंडिडेट दिया था बीजेपी ने,
बंटी सिन्हा जी। को, और उन्होंने अपनी नामजदगी का पर्चा भी दाखिल कर दिया था। फिर बीच में अचानक उनको विड्रॉ करके और नीरज सिन्हा को उतारा गया। तो नीरज सिन्हा बिल्कुल अननोन फेस थे, कोई उनको उस तरह से जानता नहीं था, और उनको लाया गया सामने। तो लोगों को लगा कि ये अचानक क्या हो गया, इस तरह से कैंडिडेट बदल दिया गया। फिर इसमें जो एक दूसरा कारण ये रहा कि यहाँ पर पटना से एक सटा हुआ इलाका है 70 किलोमीटर दूर, वहां एक भरत तिवारी नामक नौजवान की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। तो उस घटना ने जो एक समाज के बड़े हिस्से को, खास तौर से जो सवर्ण जातियां थी, उनको गोलबंद किया। पुलिस और सरकार, या आप कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर को लेकर कई तरह की बातें हुई। हालांकि बाद में उनकी उस परिवार से मुलाकात भी हुई थी और उन्होंने भरोसा भी दिया, परिवार ने की ओर से भी आया कि हमको सम्राट चौधरी जी की ओर से न्याय मिलने की उम्मीद है। लेकिन उस घटना ने कई जातियों को, जो भाजपा की आधार जातियां रही हैं, जो भाजपा की सपोर्टर रही हैं, उनमें गुस्सा आ गया था। और तात्कालिक मुद्दा ये भी एक कारण रहा, जो बांकीपुर में जो वो चाहे भूमिहार जाति के लोग हों या ब्राह्मण जाति के लोग हों, इन लोगों ने कहा कि भाई इस तरह से नहीं चल सकता है कि आप एनकाउंटर में मार दीजिएगा इस तरह से। तो वो एक गोलबंदी हो गई, और ये था कि सबक सिखाना है इस चुनाव में। तो एक कारण तो ये हुआ, पहला उम्मीदवार को आपने जिस तरह से बदल दिया, और वो बदलने का क्या कारण था ये भी पता नहीं चला। और दूसरे को जो आपने लाया वो बिल्कुल अननोन फेस था, वो तरह से कोई जानता तक नहीं था। फिर ये होने लगा कि बीजेपी तो भाई किसी को भी खड़ा कर देगी चुनाव में तो वो जीत जाएगा। तो यह जो धारणा है ना, लोगों को पसंद नहीं आई बातें, ये बातें पसंद नहीं आई। क्योंकि आप ठीक है शहर के लोग हैं, तो आप हमने देखा कि पार्क में या बाकी जगहों पर घूमते हुए लोग या डिबेट करते हुए लोगों ने इस पर नाराजगी जाहिर की कि आप जो रविशंकर प्रसाद जी का जो वक्तव्य था, चूहा बिल्ली को भी खड़े करेंगे तो वो जीत कर आएंगे जी, उसका भी परिणाम एरोगेंस कह सकते हैं। ये एक तरीका उनके कहने का जो भी रहा हो, लेकिन वोटरों ने इसे बड़ा अपमानजनक तरीके से माना कि ये हमारे विवेक पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे फैसले लेने पर ये सवाल है कि क्या हम कोई भी पार्टी मान लीजिए किसी को खड़ा कर देगी और हम उसको जाके वोट दे देंगे, तो उसके वोटर होने पर, उसके नागरिक होने पर यह इस तरह का स्टेटमेंट एक बड़ा क्वेश्चन मार्क करता है, क्वेश्चन खड़ा करता है। और कहीं ना कहीं एक वोटर के जब विवेक पर आप चोट करते हैं ऐसे वक्तव्यों से, तो उसको अपमानजनक लगता है ये सब चीजें। जी सर, आपने 2-3 मुद्दों की बात की जिसमें जाति भी एक मुद्दा थी। मैं स्पेसिफिकली जाति के बारे में इस चुनाव को लेकर पूछना चाहता हूँ। क्या प्रशांत किशोर जो आम चुनाव हुआ था उस समय भी बात करते थे कि जाति-पाति सब तोड़कर लोग हमें वोट करेंगे, लेकिन सिर्फ 3 या 4% उन्हें वोट मिल पाया था। लेकिन अभी इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? क्या ये जाति-पाति को तोड़कर आगे बढ़ने वाला चुनाव दिखाई दे रहा था? देखिए, इसमें ये है कि क्या बीजेपी को हराना प्राथमिकता के सामने, या जाति का बैरियर, जाति की दीवार तोड़ने की बात प्राथमिकता थी। तो मुझे जहां तक लगता है कि जैसे आप देखेंगे कि राजद को जो वोट मिला है, राजद के कैंडिडेट को, वो पिछले चुनाव से काफी 1/4 हो गया है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके वोट भी गए हैं, प्रशांत किशोर को मिले हैं। तो यहाँ प्राथमिकता हमें लग रही है इस बात की कि वोटरों ने ये दी कि बीजेपी को हर हाल में हमें परास्त करना है, पराजित करना है। सामने चूंकि प्रशांत किशोर जैसा एक फेस था, तो उनको उधर जाने में, उधर माइग्रेट करने में कोई दुविधा नहीं हुई, वो चले गए सीधे। और
राजद के भी वोटर आप देखेंगे कि वो, या फिर उनका जो आधार है आमतौर पर जो माना जाता है कि खास तौर से यादव, मुसलमान, पिछड़ी जातियां, तो जो उसे वोट मिला अभी इस चुनाव में, तो उसे आप देखेंगे तो सीधे लग रहा है कि वो उनका भी आधार उधर शिफ्ट हुआ है। बीजेपी का तो था ही, हो ही गया है। राजद का भी आधार उधर शिफ्ट हुआ है, राजद के वोटर भी उधर गए हैं। तो निश्चित रूप से उनकी जो प्राथमिकता होगी ये कि बीजेपी को कैसे हम लोग हराएं, और चुनाव मैदान में कौन हरा रहा है लोग इसको देखना चाहते हैं और उसके हिसाब से अपनी प्राथमिकताओं को तय करते हैं। तो प्रशांत किशोर निश्चित रूप से, चूंकि उनको वो दिख रहा था कि कहां से उनको वोट प्राप्त हो रहे हैं, वोट मिल रहे हैं, तो उसके साथ साथ राजद का भी वोट जुड़ गया और इतनी बड़ी मार्जिन उन्हें इस चुनाव में दिख रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है। निखिल, सर, हम देख रहे थे कि प्रशांत किशोर इस चुनाव में जब भी प्रचार पे निकल रहे थे वो बात कर रहे थे रेफरेंडम की, और ये उपचुनाव मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ रेफरेंडम होगा, ऐसी बात चल रही थी। क्या ये सही बात होगी कि ये चुनाव रेफरेंडम है, या फिर ऐसा कोई बदलाव के संकेत अभी तो नहीं दिख रहे? नहीं, रेफरेंडम आप इसको नहीं बोल सकते हैं। ये भले दावा किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है, वो अपने हक में अपनी राजनीति के हिसाब से कर सकता है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन ये चर्चा थी कि नीतीश के नाम पर वोट मांगा गया, नीतीश कुमार जी के नाम पे वोट मांगा गया, और फिर भाजपा ने सम्राट चौधरी को वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित किया। इस ट्रांजिशन को भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया, या फिर स्वीकार करने में थोड़ी अड़चन थी, इसीलिए इस चुनाव का परिणाम ऐसा कुछ आया है, ऐसा कुछ है? निखिल, मुझे लगता है कि देखिए, वो सब फिर तो एक दूसरे तरह की बहस और बाकी चीजें हैं कि नीतीश 30 तक नीतीश, 25 से 30 ऐसा, सॉरी, हाँ 25 तक नीतीश, तो ये सब चीजें थी और निश्चित रूप से वो नाम, उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा गया था। लेकिन उससे मुझे नहीं लगता है कि उन सब चीजों का बाकी फिर उपचुनाव में बहुत कोई महत्व की चीजें थी। मूल रूप से बांकीपुर में था जो हमने कहा कि सवर्ण जातियों की गोलबंदी, एक तो भरत तिवारी के मसले पर जो कुछ हुआ, और दूसरा कि उम्मीदवारों को लेकर जो कुछ बीजेपी ने शुरू में जो कुछ उससे गलती हुई कह सकते हैं, या उससे जो चूक हुई, बड़ी चूक हुई, जिसका अभी परिणाम में खामियाजा आप एक तरह से कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा है, वो हुआ। फिर लोगों के सेंटिमेंट को नहीं समझकर आप उल्टे सीधे आप चुनाव मैदान में बयान देते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों का ज्यादा असर था। फिर ये भी लोगों ने कहा कि भाई ये एक खानदानी सीट के तौर पर आप पेश कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी में ये अच्छी बात नहीं है कि फलाना का बेटा फलाना ही होगा और माने राजा का बेटा राजा होगा। तो फिर लोकतंत्र का मतलब कुछ नहीं रहता है। लोकतंत्र में तो वोटर के चॉइस पर जीवंतता बनी रहती है लोकतंत्र में। तो आप उसको ज्यादा समृद्ध करें। आपके पास, आप चूंकि बड़ी पार्टी हैं, आपके पास सरकार है, तो इस चीज को आप ज्यादा मजबूत करें, ज्यादा समृद्ध करें। तो मुझे लगता है कि ये एक वोटर के तौर पर, एक नागरिक के रूप में भी उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे पार्टिसिपेशन से पूरा ये जो हमारा सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम, वो चल रहा है, सरकार चल रही है, उससे निकली हुई सरकार। तो ये होना चाहिए था। लेकिन अब मान लीजिए कि रविशंकर प्रसाद जी ने ही जो बयान दे दिया, वो सचमुच में किसी एक वोटर के लिए और किसी नागरिक के लिए बड़ा ही अपमानजनक है। जी, और हमने ये भी पिछले कुछ दिनों में देखा है कि मतलब सीजेपी का प्रोटेस्ट हो या फिर कोई और प्रोटेस्ट, जनता अकाउंटेबिलिटी चाहती है सरकार से, और जो भी अकाउंटेबिलिटी मांगने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव के नतीजों से, मतलब चुनाव विधानसभा या फिर लोकसभा में भेजना, ऐसा कुछ जनता सोच रही है क्या? इस लाइन पर सोच रही है क्या? ये भी शायद देखना पड़ेगा अभी। लेकिन मैं अगले प्रश्न की तरफ जाना चाहता हूँ, जिसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक था अभी तक बिहार में। क्या प्रशांत किशोर की इस जीत से अभी बिहार का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय या फिर 3 ध्रुवों में बट जाएगा, या फिर
आपने जैसे देखा होगा कि कांग्रेस का हमेशा से प्रशांत किशोर और कांग्रेस का एक संवाद रहा है और इस चुनाव की जीत से कांग्रेस प्रशांत किशोर की ओर आकर्षित हो सकती है या फिर दोनों में कुछ संधि हो सकती है क्या? जैसे तमिलनाडु में चुनाव के परिणामों के बाद कांग्रेस ने विजय की पार्टी से हाथ मिलाया था, ऐसा कुछ आप देखते हैं? देखिए, इसमें कई चीजें भविष्य में है कि क्या तय होंगी। सबसे जी। पहली बात तो ये कि जो प्रशांत किशोर का वोट आएगा या सामाजिक समीकरण जो उनका हुँ, बनेगा या उनके हुँ, वोटर कौन होंगे, सबसे हुँ, पहली बात तो ये। इसकी अगर आप शिनाख्त करें और उसके जरिए हम लोग, जो आपने सवाल किया है कि कांग्रेस के साथ उनके कैसे रिश्ते बनेंगे जी, भविष्य में, तो ये हुँ, डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि प्रशांत किशोर अपने जनाधार को, अपने समर्थक वर्ग को हुँ, किस हद तक मजबूत कर पाते हैं और वो वर्ग कौन सा होगा। निश्चित रूप से अगर जैसा कि बांकीपुर को ही एक आप छोटा बिहार। नमूने के तौर पर आप हुँ, देखें, तो जैसे बीजेपी का या राजद का वोट उनको मिल गया, तो हुँ, क्या पूरे बिहार में ऐसा होगा? हुँ, ये तभी तो वो मजबूत हो पाएंगे और जी, तभी तो फिर उनकी माने ताकत बढ़ पाएगी। तो हुँ, क्या ऐसा होगा? सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, हुँ, कि बांकीपुर क्या पूरे बिहार में दोहरा पाएंगे आप? हुँ, तो मुझे लगता है कि इस सवाल को लेकर हम लोगों को थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि किस हुँ, तरह से, क्योंकि हर विधानसभा का अपना इक्वेशन होता है, हर जी, विधानसभा के अपने समीकरण होते हैं और उसके हुँ, आधार पर उम्मीदवारों की जीत और हार तय होती है। तो हुँ, थोड़ा सा निखिल हम लोग वेट करें, देखें जी, आगे किस रूप में राजनीति अपनी आकार में हुँ, आगे बढ़ती है। हुँ। सिर्फ बिहार के इस बांकीपुर के उपचुनाव में सिर्फ 34% मतदाताओं ने वोट किया था। ये भी इस बारे में भी बहुत बात हो रही थी कि भाजपा के जो मतदाता है वो बाहर ही नहीं आए, उन्होंने वोट ही नहीं किया। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कैसा रहा मतलब इतना कम जो परसेंटेज है वो वोटिंग का क्यों था? क्योंकि ये एक बहुत सुशिक्षित लोगों का जो विधानसभा कहा जाता है, एलीट लोगों का विधानसभा कहा जाता है, फिर भी इतना कम परसेंटेज कैसे रहा? और इसमें भाजपा के वोटर्स बाहर नहीं आए मतदान के लिए, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, इसका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे पिछले 8-10 चुनावों का, तो बहुत हुँ, अच्छा नहीं रहा है हुँ, बांकीपुर में, खास पर्टिकुलरली बांकीपुर में। हुँ, बाकी पटना की जो 14 सीटें हैं, उसमें हुँ, से आप देखेंगे तो सबसे कम मतलब वोटिंग परसेंटेज मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है कि यहाँ पर ही रहा है, पिछले चुनाव में भी था। जबकि आप देखेंगे कि पिछले चुनाव में पूरे बिहार में वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहा था, लेकिन बांकीपुर में औसत प्रतिशत की तुलना में कम था। तो ये बात सही है कि यहाँ एलिट और एक मध्य वर्ग, शहरी मध्य वर्ग और उसके कई कई तरह से व्याख्याएं हो चुकी हैं, सिर्फ बांकीपुर को लेकर नहीं, बाकी देश में या बिहार में जहां जहां कम वोट प्रतिशत होते रहे हैं कि जी, लोगों का रुझान ऐसा क्यों कम है, तो वो एक अलग परिप्रेक्ष्य है, अलग संदर्भ है और हुँ, मुझे लगता है कि लोगों का नहीं निकलना एक तो बड़ा सवाल है ही, और हुँ, ये भी है कि जो इश्यूज है जो खड़े होते हुँ, हैं चुनाव में, वो हुँ, आम लोगों को अपील नहीं कर पाते हैं शायद, हुँ, या हुँ, इतनी दफा उनके साथ हुँ, मतलब आप कह सकते हैं कि ठगे गए हैं हुँ, कि उनको लगता है कि इससे कुछ होना जाना नहीं है, वोट डालने से ओह! हमारे हुँ, जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, हुँ, तो हम क्यों जाए वोट डालने, या हम क्यों जाए अपना 2-3 घंटा 4 घंटा हुँ, खत्म खर्च करने के लिए। तो हुँ, शायद मुझे लगता है कि ये सब भी है, और निश्चित रूप से जहां हुँ, कहीं भी, सिर्फ बांकीपुर ही नहीं बल्कि जहां कहीं भी पोलिंग परसेंटेज कम हो, हुँ, वहां पॉलिटिकल पार्टियों को ही, चुनाव आयोग की तो अलग भूमिका है बाकी, हुँ, लेकिन खास तौर से राजनीतिक दलों को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि ये सिर्फ लाइन में खड़े होकर देने की बात नहीं है। अगर लाइन छोटी हो गई या बड़ी हो गई, तो आपको ये देखना होगा कि आखिर जो एक इच्छा है उनकी, हुँ, वो क्यों धीरे-धीरे दम तोड़ती हुई दिख रही है। हुँ, तो इसको बचाने की ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टियों को, हुँ, और निश्चित रूप से उनकी भागीदारी तभी हो पाएगी जब हुँ, आप उनको स्टेक होल्डर बनाएँगे, जी, कि आप हमारे तमाम चीज़ों में आप ही स्टेक होल्डर हैं एक नागरिक हुँ, के रूप में।
और तभी हम हमारा सिस्टम ज्यादा लोगों के प्रति जवाबदेह हो पाएगा, तभी जीवंत हो पाएगा। निखिल, मुझे जी। तो ऐसा ही लगता है। सर, क्या ये बांकीपुर का उपचुनाव है और इसके नतीजे जो है वो दूसरे शहरी इलाकों के लिए, बिहार के दूसरे शहरी इलाकों के लिए एक मॉडल बन सकते हैं और उस पे जन स्वराज पार्टी आगे बढ़ सकती है, ऐसा कुछ संभावनाएं दिखती है आपको? देखिए, हस्तिनापुर में अभी पिछले दिनों जो कुछ हुआ, हस्तिनापुर मतलब आप माने जी। सत्ता का केंद्र मतलब दिल्ली, जंतर मंतर पर सड़क में जो कुछ हुआ और वहां उस आंदोलन के बाद बांकीपुर में जो पराजय हुआ, अगर इसको आप जोड़ को देखें तो मुझे लगता है कि ये एक बीजेपी के लिए खास तौर से एक मतलब आप बोलते हैं ना कि आप घंटी बजा रहे हैं कहीं ना कहीं। आप समाज के पल्स को, आम लोगों के पल्स को समझना पड़ेगा थोड़ी, क्योंकि बहुत तेजी से चीजें बदलती हैं समाज में। आप देखिए कि परिवारों के लोग, उसके बड़ी संख्या में लोग अगर आ रहे हैं तो वो लोग सिर्फ नहीं है, वो परिवार है। और उसके बारे में उनके मनोविज्ञान को पढ़ना ये राजनीतिज्ञों का काम है। उनके मसलों को समझना राजनीतिज्ञों और राजनीति का काम है। वो समझे कि आखिर क्यों है ऐसा, ऐसी चीजें, ऐसे लक्षण क्यों दिखने लगे। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि खासतौर से सत्ताधारी दल में ऐसे लोग हैं जो इन सब चीजों के प्रति, और संजय सरावगी जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि हम जनता के फैसले को स्वीकार करते हैं और हार की वजहों के बारे में भी इसकी समीक्षा करेंगे, जैसा कि आमतौर पर होता है। लेकिन वो समीक्षा को आपको ठोस रूप में, अगर आप चाहते हैं कि हम हमारी मजबूत पकड़ बनी रहे बिहार के समाज पर, तो आपको फिर उस समीक्षा को बाकी हिस्सों में भी एक देखना पड़ेगा। जी सर, अंत में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपको इस चुनाव के 3 सबसे बड़े राजनीतिक संदेश कौन से हैं? ऐसे अगर मैं पूछूँ तो आप क्या बताएँगे उसके बारे में? नहीं, राजनीतिक संदेश तो ये है सबसे पहला कि इससे निकलने वाली बात ये है कि आप जो अभी हाल के चुनाव में बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई भाजपा अब तक के इतिहास में, संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में, संसदीय इतिहास में, और 8-9 महीने के बाद ही उसको बांकीपुर जैसी सीट पर पराजय का सामना करना पड़ा। तो निश्चित रूप से उसको आत्ममंथन करना पड़ेगा कि आखिर क्या हुआ जो इस तरह के परिणाम लोगों ने दिए। दूसरा कि प्रशांत किशोर की जो एंट्री हुई है वो बिल्कुल उनका अंदाज बड़ा ही ये रहा, आप धमाकेदार एंट्री कह सकते हैं कि विधानसभा में उनकी होगी, भले एक सीट हो, लेकिन सीट का महत्व इतना बड़ा और व्यापक था कि एक सीट का ही मामला नहीं रह जाता है। आप तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर जीत हासिल करते हैं तो निश्चित रूप से उनमें एक आत्मबल आएगा, पूरे जनसुराज को एक लगेगा कि हम बिहार में बाकी सीटों पर भी हम मजबूत अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। तो इस हिसाब से वो अपने, हो सकता है कि संगठन को मजबूत करें। तीसरा कि जो विपक्ष है, मतलब इंडिया ब्लॉक जिसके बारे में आपने कहा, उनको भी, उनके लिए भी है ये संदेश कि राजद का वोट घट गया, इसका मतलब कि उनका आधार कहाँ जा रहा है, कहाँ शिफ्ट हो रहा है। कांग्रेस, लेफ्ट, बाकी सभी पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं इसमें संदेश छुपा हुआ है कि आप सब लोग अगर वोटरों को प्रतिष्ठा नहीं देंगे उस तरीके से, तो वो स्वतंत्र है अपना उम्मीदवार, अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए। जी सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने व्यस्त समय में से समय निकाल कर इतना विस्तृत और गहन विश्लेषण हमारे दर्शकों के लिए किया है। मुझे यकीन है कि उन्हें ये बहुत पसंद आएगा। ऐसे ही और मुद्दों पर आपसे ज़रूर चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू निखिल, थैंक यू।